यूक्रेन में रूस की भीषण बमबारी। देखिए बड़ी खबर है, खरसोन में 26 से ज्यादा एयर स्ट्राइक, यूक्रेन के ठिकाने, हथियार डिपो सब ध्वस्त। यूक्रेन के कई हथियार भी तबाह कर दिए रूस ने। लेकिन अभी बात यूएनजीए की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान हुई मीटिंग में ट्रंप और ज़ेलेंस्की रूस विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। रूसी धरती पर हमले करने के लिए व्हाइट हाउस से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि रूस पर उसी तरह के हमले किए जाएं जैसे वो यूक्रेन पर करता है। इसके बाद ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि क्रेमलिन अधिकारियों को बंकरों का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। दावा यह है कि अमेरिका से यूक्रेन ने एक विशेष हथियार मांगा है जिससे रूस पर हमले किए जाएंगे, और इस पर ट्रंप ने सहमति भी दे दी है। देखिए क्या है वो विशेष हथियार और कैसे होंगे रूस पर हमले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति का रुख पूरी तरह बदल चुका है। अब वो रूस के साथ डिप्लोमेसी पर नहीं बल्कि यूक्रेन को ताकत देने पर फोकस कर रहे हैं। यूएनजीए में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बाद यह तय हो चुका है कि अब रूस पर बड़े और ताकतवर हमले होंगे। अब से पहले रूस को इससे बड़ी धमकी कभी नहीं दी गई, क्योंकि अब से पहले अमेरिका ने यूक्रेन को हथियार भले दिए हो लेकिन उनकी रेंज पर प्रतिबंध थे। लेकिन ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच एक अहम मुद्दे पर चर्चा हुई है और ट्रंप इस मुद्दे पर सहमति जता चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से एक खास वेपन सिस्टम मांगा है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर यूक्रेन के पास यह विशेष हथियार होगा तो पुतिन पर समझौते का दबाव बढ़ेगा। ट्रंप ने कहा है वो इस मुद्दे पर काम करेंगे। ट्रंप के इस आश्वासन के बाद यूक्रेन ने क्रेमलिन पर हमले की धमकी जारी कर दी है। इस धमकी के क्या मायने हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। ज़ेलेंस्की ने जो विशेष हथियार मांगा है वो लॉन्ग रेंज टॉमाहॉक मिसाइल हो सकती है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल यूक्रेन को दी जा सकती है। आशंका यह भी है कि यूक्रेन ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की मांग की हो, हालांकि ये मांग पूरी होने की संभावना कम है। ट्रंप ने अपने बयान में इसके संकेत दे दिए हैं कि वो जंग में उतरने वाले हैं। ट्रंप ने कहा है कि ये जंग हमारी होती तो एक हफ्ते में खत्म हो जाती। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब अमेरिका जंग में सीधे शामिल होने वाला है? मंगलवार को न्यूयॉर्क में हुई मुलाकात में ट्रंप ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हमलों की छूट दे दी है। यूक्रेन को कहा गया है कि हर हमले का जवाब दिया जाए, दुगनी ताकत से दिया जाए। सवाल यह है कि अब ट्रंप का टारगेट क्या है। पहला टारगेट हो सकता है रूसी राजधानी मॉस्को पर बड़े मिसाइल हमले। दूसरा टारगेट हो सकता है रूस के शांत इलाकों में जंग भड़काना। तीसरा टारगेट हो सकता है ऊर्जा ठिकानों, सामरिक ठिकानों, प्रशासनिक ठिकानों पर हमले। चौथा टारगेट हो सकता है रूस के एक्सक्लेव कैलिनिनग्राद को टारगेट करना। चौथे टारगेट पर अमेरिका ने काम शुरू कर दिया है। बाल्टिक सागर में कैलिनिनग्राद के सामने अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिकी युद्धपोत गश्त लगा रहे हैं। इसके साथ ही अमेरिकी वायुसेना के टोही विमान कैलिनिनग्राद की जासूसी करते देखे गए हैं। अमेरिका कैलिनिनग्राद के करीब मौजूद है। यह रूस का न्यूक्लियर बेस है और इसे काटने का ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। तो कैलिनिनग्राद की स्थिति क्या है, ये समझिए। ये इलाका बाल्टिक सागर के तट पर है।
तीन ओर से दो नेटो देशों पोलैंड और लिथुआनिया के बीच घिरा हुआ है, इसलिए इसे रूसी एक्सक्लेव कहा जाता है, जो मेन लैंड से दूर है। रूस का कनेक्शन इस जमीन से बाल्टिक सागर के जरिए जुड़ा है। सेंट पीटर्सबर्ग बेस से रूसी नेवी के जहाज यहां तक पहुंचते हैं, लेकिन लंबी दूरी तय करनी होती है और समय भी बहुत लगता है। सीधा हवाई कनेक्शन भी नेटो की जमीन से होकर जाता है। बेलारूस से होते हुए रूसी विमान लिथुआनिया के एयर स्पेस में पहुंचते हैं, लेकिन इस मूवमेंट की जानकारी पहले लिथुआनिया सरकार और सेना को देनी होती है। इस तरह यहां पहुंचना मुश्किल है और यह टुकड़ा रूसी सेना के लिए सामरिक तौर पर अहम भी है। अब अमेरिका ने इसके करीब सैन्य गतिविधि तेज कर दी है। अगर इस हिस्से को रूस से काटना है तो यूक्रेन से सेना कैलिनिनग्राद पर ऑपरेशन चला सकती है, लेकिन इसके लिए पॉलिश सेना की मदद लेनी होगी। नेटो का यह देश अमेरिका के कहने पर यूक्रेन का साथ दे सकता है और दोनों देशों की सेनाएं मिलकर कैलिनिनग्राद का घेराव कर सकती है। दूसरे छोर पर नेटो देश लिथुआनिया की सेना खतरा बन सकती है और कैलिनिनग्राद को घेर सकती है। रूसी फौज को रोकने के लिए अमेरिकी वायुसेना और नौसेना भी इन देशों की मदद के लिए ऑपरेशन में शामिल हो सकती है। ये सिर्फ अनुमान है कि अमेरिका ऐसा कर सकता है, लेकिन अगर कैलिनिनग्राद का घेराव हुआ तो रूस अमेरिका का सीधा युद्ध छिड़ सकता है। बहुत संभावना है कि ट्रंप यह खतरा मोल नहीं लेना चाहेंगे। ऐसे में उनका प्लान यही होगा कि युद्ध को रूस की जमीन पर शिफ्ट किया जाए। इसीलिए यूक्रेन को ये आदेश दिए गए हैं कि रूस के उन ठिकानों पर हमले किए जाएं जहां से वो युद्ध के लिए फंड जुटा रहा है। ट्रंप ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को जैसे को तैसा नीति पर काम करना होगा। रूसी ऊर्जा ठिकानों, सामरिक ठिकानों पर हमले किए जाएं। अगर रूस यूक्रेनी ऊर्जा और सामरिक ठिकानों पर हमले करता है तो यूक्रेन को वैसे ही पलटवार करने चाहिए। यूक्रेन के बजाय रूस की जमीन पर युद्ध शिफ्ट करने का प्लान खुद ज़ेलेंस्की यूएनजीए के मंच से रख चुके हैं। लेकिन अब विकल्प मिल सकते हैं, क्योंकि अमेरिका से यूक्रेन को टॉमाहॉक जैसी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें मिल सकती हैं। इसके बाद रूसी ऊर्जा ठिकानों पर अगस्त और सितंबर से बड़े हमले शुरू हो सकते हैं। अगस्त और सितंबर के महीने में यूक्रेन ने रूस की कई रिफाइनरियों को नष्ट कर दिया है। और यूक्रेन ने रूस की तेल उत्पादन क्षमता को 32% तक कम कर दिया है। सोचिए, और इसकी वजह है रिफाइनरियों पर लगातार प्लान्ड हमले। 14 सितंबर को यूक्रेन ने किरीशी ऑयल रिफाइनरी पर हमले किए। 13 सितंबर को यूक्रेन के ड्रोन रूस की नोवो उफा ऑयल रिफाइनरी पर गिरे। 7 सितंबर को यूक्रेन की ड्रोन फोर्सेज ने रूस की इलिस्की ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया। 8 सितंबर को रियाजान ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए गए। 28 अगस्त को यूक्रेन ने एक साथ 2 रिफाइनरियों सिजरान और क्रास्नोदर ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए। इससे 3 दिन पहले 24 अगस्त को यूक्रेन ने एफिपिस्की ऑयल रिफाइनरी और कुइबिशेव ऑयल रिफाइनरी पर एक साथ ड्रोन हमले किए थे। ट्रंप ने यूक्रेन को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यूक्रेन के लिए विशेष हथियारों के बंदोबस्त का आश्वासन दिया गया है। विशेष हथियार अगर मिलते हैं तो अमेरिका की मदद से यूक्रेन कैलिनिनग्राद पर हमले कर सकता है। सोची से व्लादिवोस्तोक पर हमले की कोशिश कर सकता है। और डर यही है कि अगर रूस पर ऐसे हमले हुए तो महासंग्राम शुरू हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
तो यूरोप में रूस ने नई रणनीति बनाई है जिससे यूरोपीय देश घबराकर यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोक दें। पहले पूर्वी यूरोप, फिर उत्तरी यूरोप और अब पश्चिमी यूरोप में रूस ने ड्रोन घुसपैठ की है। ड्रोन के अलावा फाइटर जेट भेजकर सीधा चैलेंज किया है कि रूस कहीं भी हमला कर सकता है। खास बात यह है कि इस बार फ्रांस के एयर स्पेस में रूस के ड्रोन जा घुसे। फ्रांस के एयर स्पेस में, नेटो कंट्री एक और, जबकि इससे पहले डेनमार्क के 4 एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। अब नेटो मीटिंग करने वाला है जिसमें तय होगा कि यूरोप में आर्टिकल 5, सही सोच रहे हैं आप, आर्टिकल 5, नेटो का आर्टिकल 5 लागू किया जाए या नहीं। जिस प्लान में रूस काम कर रहा है उससे संकेत मिल रहा है कि यूक्रेन में तबाही सिर्फ बड़े युद्ध का रिहर्सल है। क्योंकि पुतिन का मंसूबा रूस का पूरे यूरोप में विस्तार करना है। जिस तेजी से रूस के ड्रोन और जेट यूरोपीय देशों में घुस रहे हैं वो अचानक नहीं हुआ है, बल्कि उसके पीछे रूस की बड़ी तैयारी है। एक तरफ ड्रोन बाल्टिक से लेकर नॉर्डिक देशों तक में घुस रहे हैं, दूसरी तरफ उसके फाइटर जेट भी यूरोपीय देशों की हवाई सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। ये संकेत युद्ध वाले हैं। दरअसल रूस उकसा रहा है। अगर नेटो ने पलटवार किया तो रूस को नेटो देशों पर हमले का मौका मिल जाएगा और फिर यूरोप एक लंबे युद्ध में घिर जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में 2 मुद्दों पर मीटिंग हो रही है जिसमें फिलिस्तीन और यूरोप को लेकर नई योजना बनाई जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यूरोप को लेकर है, क्योंकि यूक्रेन से आगे रूस ने प्रॉक्सी वॉर का अलार्म बजा दिया है। अभी तक जहां जहां रूसी ड्रोन और जेट घुसे हैं उन देशों के नाम जानिए। पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया, रोमानिया, मोल्दोवा, डेनमार्क और फ्रांस। इन देशों में रूसी ड्रोन और जेट एयरबेस और एयरपोर्ट के एकदम पास तक जा पहुंचे, जो सीधे तौर पर एक धमकी है। ऐसा बार बार होना युद्ध की ललकार है, जिसके लिए अभी नेटो तैयार नहीं है। दरअसल रूस इसी का फायदा उठाना चाहता है। रूस को जानकारी है कि अमेरिका अभी नेटो से कदम पीछे खींच रहा है, क्योंकि युद्ध विराम को लेकर ट्रंप का साथ देने में यूरोपीय देश पूरी तरह साथ नहीं थे। इसलिए अब यूरोप पर संकट आया है तो ट्रंप भी दबाव की कूटनीति में जुट गए हैं। हालांकि ट्रंप ने नेटो को यह भरोसा दिलाया है कि ड्रोन फिर घुसे तो उन्हें मार गिराओ, फिर जो होगा उसमें अमेरिका साथ है। NATO countries should shoot down Russian aircraft if they enter their airspace? Yes, I do. नेटो ने पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ के बाद आर्टिकल 4 लागू कर दिया था। ऐसी ही परिस्थिति डेनमार्क और फ्रांस के साथ है। डेनमार्क के अलावा फ्रांस भी रूस को रोकने के लिए प्लानिंग कर रहा है। नेटो के तेवर देखकर रूस ने धमकी दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है, नेटो को हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहिए। रूसी धरती पर युद्ध छिड़ने का अपराध अगर किया तो इसका परिणाम खौफनाक होगा। अब अगर रूस ने फिर से यूरोपीय देशों में जेट भेजे और उन्हें मार गिराया तो रूस हमले के लिए मिसाइलों का जखीरा खोल देगा। फिर यूरोप को महाविनाश से कोई नहीं बचा सकता। और इस बार रूस से 1700 किलोमीटर दूर फ्रांस के मोरमेलन ग्रैंड मिलिट्री बेस तक रूसी ड्रोन पहुंचे। स्वार्म और सर्विलांस ड्रोन कैलिनिनग्राड बेस से पहुंचे थे,
लगातार दूसरे दिन डेनमार्क के बाद फ्रांस में ड्रोन घुसपैठ हुई। उत्तरी यूरोप के बाद पश्चिमी यूरोप में खतरा बढ़ रहा है। पश्चिमी यूरोप के देश फ्रांस के एयर स्पेस में स्वॉर्म ड्रोन जा घुसे, जो मिलिट्री बेस के एकदम पास पहुंचे। कमांड सेंटर पर ड्रोन हमले की कोशिश की। स्वॉर्म के अलावा सर्विलांस ड्रोन भी था। मिलिट्री बेस पर हाई अलर्ट जारी किया गया। मिसाइल लॉन्चर से सर्विलांस ड्रोन मार गिराया गया। बाकी ड्रोन लौट गए या मार गिराए गए। ब्रिटेन के अलावा यूरोप में सिर्फ फ्रांस परमाणु शक्ति से लैस देश है। रूस ने फ्रांस में ड्रोन और जेट भेजकर सीधा चैलेंज किया है कि रूस कहीं तक भी हमला करने में सक्षम है। अब कभी भी रूस और नेटो में विध्वंसक टकराव आरंभ हो सकता है। यूएनजीए की मीटिंग के बाद नेटो बड़ा ऐलान कर सकता है। हालांकि अभी अमेरिका से ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी है। अगर ट्रंप ने नेटो की सैन्य मदद के लिए हामी भर दी तो यूरोप में शीत युद्ध जैसी परिस्थिति बन सकती है। अभी की जो परिस्थिति है उसमें अगर देखा जाए तो बिना अमेरिका के यूरोप में कम ही सैन्य ठिकाने हैं। रमस्टाइन मिलिट्री बेस जो जर्मनी में है, इससे पूरी तरह जर्मनी ऑपरेट करता है। दूसरे नंबर पर इटली का एवियानो मिलिट्री बेस, जहां से अमेरिका सैनिक हटा चुका है। इसके बाद ब्रिटेन का मिल्टन-हॉल मिलिट्री बेस, जहां ब्रिटेन के यूरो फाइटर टाइफून तैनात है। इसी तरह स्पेन में मोरोन मिलिट्री बेस पर अमेरिका का कोई दखल नहीं है, जबकि बेल्जियम का शेप मिलिट्री बेस भी रूस पर हमले के लिए तैयार है। इसके अलावा फ्रांस और ब्रिटेन के परमाणु बम भी रूस के मुकाबले में बेहद कम है। यानी अगर रूस नेटो में टकराव बढ़ता है तो अमेरिका को नेटो की मदद के लिए आना ही होगा। नहीं तो रूस यूरोप के कई देशों का हाल यूक्रेन जैसा कर सकता है। अभी तो सिर्फ रूस ने ड्रोन और जेट भेजकर तबाही का संकेत दिया है। और रूस के खिलाफ नेटो का चक्रव्यूह बना रहा है नेटो। इसके लिए जर्मनी यूक्रेन को टॉरस मिसाइल भेजेगा, जबकि पोलैंड यूक्रेन में रूसी बॉर्डर पर सैनिक तैनात करेगा। फिनलैंड भी यूक्रेन में बंकर बनाने जा रहा है जिससे लोगों की सुरक्षा की जा सके, जबकि चेक रिपब्लिक ने यूक्रेन को एआई पावर्ड ड्रोन सप्लाई करने के लिए कहा है। बाल्टिक देश एस्टोनिया यूक्रेन फ्रंटलाइन पर सैनिक भेजेगा, जबकि ब्रिटेन यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल भेजेगा, लंबी दूरी वाली। इसी दौरान फ्रांस भी यूक्रेन को स्कैल्प मिसाइल की सप्लाई करने जा रहा है। जमीन पर यूक्रेन से जंग चल रही है। आसमान से भी अंगारे बरस रहे हैं। जबकि हवाई रूट से दूसरे यूरोपीय देशों को रूस टारगेट कर सकता है। डेनमार्क में पिछले एक हफ्ते में 4 बार ड्रोन रूस ने भेजे, जिससे 4 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए थे। अब डेनमार्क भी नेटो से आर्टिकल 4 लागू करने के लिए कह रहा है, जबकि बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास करके नेटो पहले ही शक्ति प्रदर्शन कर रहा है कि वो बाल्टिक में रूस से टकराव के लिए तैयार है। जमीन, समंदर और आसमान के बाद ये टकराव अंतरिक्ष तक जा पहुंचा है, जिसमें जर्मनी और रूस टकरा रहे हैं। जर्मनी के सैटेलाइट की जासूसी की जा रही है। 2 रूसी सैटेलाइट जर्मनी के सैटेलाइट पर नजर रख रहे हैं। जर्मनी उस सैटेलाइट का इस्तेमाल सैन्य गतिविधि के लिए करता है।
जर्मनी ने 2030 तक के लिए बड़ा स्पेस प्रोग्राम तैयार किया है जो कई मिलिट्री ऑपरेशन से जुड़ा है। इसको लेकर रूस चौकन्ना है। कहीं जर्मनी युद्ध के लिए कोई बड़ी तैयारी तो नहीं कर रहा। इसी वजह से रूस अंतरिक्ष में लगातार जर्मनी के सैटेलाइट पर निगरानी रख रहा है। ये टकराव बढ़ सकता है जिसका असर पूरे यूरोप पर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो युद्ध का खतरा सिर्फ नेटो और रूस में ही नहीं बढ़ गया है। पुतिन सेना जिस तरह से घुसपैठ की कोशिश कर रही है उससे अमेरिका और रूस में भी जंग छिड़ सकती है। इस जंग का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है अलास्का में रूसी बॉम्बर की लगातार घुसपैठ। वही अलास्का जहां पुतिन और ट्रंप के बीच शांति के लिए ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी, लेकिन अब वही अलास्का रूस और अमेरिका में बारूदी युद्ध की वजह बन सकता है। सवाल यही कि आखिर क्यों, इसकी जानकारी, पूरी जानकारी हम आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। 15 अगस्त 2025 इसी तारीख को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का में ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा था कि यूक्रेन युद्ध की आग बहुत जल्द शांत हो जाएगी, लेकिन हुआ इसका ठीक उलट। यूक्रेन युद्ध की आग शांत होने के बजाय न सिर्फ और भड़क गई बल्कि उसका विस्तार भी हो गया। यूक्रेन युद्ध का तनाव इतना बढ़ गया कि उसकी जद में पूरा यूरोप और अमेरिका भी आ गया। – 25 सितंबर 2025 इसी तारीख को अलास्का के पास यानी अमेरिका के बेहद करीब रूस के 4 लड़ाकू विमान पहुंच गए। वही अलास्का जहां 42 दिन पहले पुतिन और ट्रंप एक दूसरे से मिले थे। अलास्का के पास रूस के जो विमान पहुंचे वो कोई आम विमान नहीं थे, बल्कि रूस के 2 Tu-95 एटमी बॉम्बर और 2 Su-35 फाइटर जेट थे। रूस के बॉम्बर अमेरिका के पास पहुंचे तो वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। अमेरिका की टेंशन इसलिए बढ़ गई क्योंकि अलास्का के पास लगातार दूसरे दिन रूस के विमानों ने गर्जना की। अगर अमेरिकी एयरफोर्स सतर्क नहीं होती तो रूसी फाइटर जेट अमेरिकी एयर स्पेस में घुस जाते। रूस के बॉम्बर अमेरिका और कनाडा के एयर स्पेस के पास पहुंचे तो अमेरिका और कनाडा के 1 दर्जन लड़ाकू विमानों ने आसमान में ही रूसी फाइटर जेट को घेर लिया। हवा में ही अमेरिका और रूस के विमान में काफी देर तक टकराव और तनातनी देखने को मिली। अमेरिकी एयरफोर्स की कई बार की चेतावनी के बाद रूसी विमान अपने बेस पर लौट आए। अमेरिकी एयर स्पेस में रूस ने ये कोई पहली बार घुसपैठ की कोशिश नहीं की है, बल्कि ऐसी घटनाएं इस महीने सितंबर में तीसरी बार और इस साल 9वीं बार हुई है। रूस की इसी आक्रामकता के बाद अमेरिका की टेंशन बढ़ गई है। ISW की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि अब पुतिन सीधे अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। यही वजह है कि बार बार विमान भेजकर अमेरिकी सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां जुटा रहे हैं। तो सवाल यही है कि क्या रूसी सेना अब अमेरिका पर हमला करने जा रही है? अगर ऐसा हुआ तो क्या रूस और अमेरिका में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा? तो अमेरिका और रूस में किसी भी वक्त महायुद्ध छिड़ सकता है। इसके संकेत हमें न सिर्फ अलास्का से मिले हैं बल्कि ISW की रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा कर रही है। ISW की रिपोर्ट से बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना अमेरिका से जंग की तैयारी में है। पुतिन अमेरिका के खिलाफ अलास्का फ्रंट खोल सकते हैं। पुतिन ने अपनी सेना को जंग की तैयारी तेज करने के लिए कहा है। इतना ही नहीं, क्रेमलिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को वॉर रेडी कर दिया है।
सूत्रों के मुताबिक रूसी सेना अब एटमी हमले की तैयारी कर रही है और यही वजह है कि रूस ने बेलारूस में एटमी हथियारों की तैनाती भी बढ़ा दी है। आईएसडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट में जिस बात की आशंका जताई है वही सच है। रूसी सेना अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी कर चुकी है। अब पुतिन अपने एटमी हथियारों की तैनाती बढ़ा रहे हैं। इसी तैनाती के तहत रूस ने जापान तट पर परमाणु पनडुब्बी भेज दी है। पनडुब्बी के साथ एक मिसाइल क्रूजर भी भेजी गई है। जापान अब पेट्रोल बोट और सर्विलांस विमान से रूसी पनडुब्बी की गतिविधियों पर नजर रख रहा है। रूस की तरफ से बढ़ती आक्रामकता के बाद नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री ने कहा है कि रूस 2030 तक नेटो पर हमला कर सकता है। रूस अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर उकसावे की कार्रवाई का आरोप लगाकर आक्रमण का आधार तैयार कर रहा है। अमेरिका की अगुवाई वाले नेटो से युद्ध हुआ तो रूस का साथ बेलारूस भी देगा। ऐसे में अमेरिका बेलारूस पर भी हमला करेगा, यह बात तय हो चुकी है। ऐसे में अमेरिका बेलारूस पर भी हमला करेगा, यह बात तय हो चुकी है। यही वजह है कि पोलैंड ने बेलारूस में मौजूद अपने नागरिकों को पोलैंड तुरंत छोड़ने का आदेश दे दिया है। जाहिर है रूस और अमेरिकी गुट अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। अगर जल्दी रूस और यूरोप में बढ़ा तनाव खत्म नहीं होता तो रूस हो या फिर अमेरिका, दोनों के पास महायुद्ध में उतरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। और ज़ेलेंस्की 2 महीने से रूस के ऑयल नेटवर्क को टारगेट कर रहे थे। अब आग बबूला पुतिन ने संपूर्ण यूक्रेन में ब्लैकआउट का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रूस की सेना यूक्रेन के बिजली संयंत्रों और पावर प्लांट को टारगेट कर रही है, जिसकी वजह से 15,000 से ज्यादा घरों की बिजली सप्लाई कर चुकी है। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस की एयरफोर्स फ्रंट लाइन पर 3,000 किलो के फैब बम गिरा रही है। इन हमलों से यूक्रेन की आर्मी में हड़कंप मच गया है। बीते महीने ज़ेलेंस्की ने ऑपरेशन एनर्जी शुरू किया था, जिसके बाद से यूक्रेनी सेना के टारगेट पर रूस के ऑयल डिपो, रिफाइनरियों और तेल पाइपलाइन है, जिसके जवाब में अब रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन में ऑपरेशन ब्लैकआउट शुरू कर दिया है। रूसी सेना लगातार यूक्रेन के बिजली संयंत्रों को हिट कर रही है। बीते 24 घंटे से यूक्रेन के शहर रूसी हमलों से दहल रहे हैं। पुतिन की वायुसेना और ड्रोन ब्रिगेड यूक्रेन के शहरों पर भीषण बमबारी कर रही है। रूस के टारगेट पर रिहायशी इलाके और बिजली संयंत्र हैं। रूस ने सुमी, ओडेसा, खेरसोन, खार्किव, चेर्निहिव, ज़ेपोरिजिया, डोनेस्क और निप्रोपेट्रोवस्क पर हमला किया। सुमी, ओडेसा और निप्रोपेट्रोवस्क में जहां रूस ने कई बिजली संयंत्र नष्ट कर दिए, तो वहीं चेर्निहिव में रूस की ड्रोन ब्रिगेड ने पावर प्लांट पर हमला किया। ये चेर्निहिव पावर प्लांट की तस्वीरें हैं। हमले के बाद प्लांट से जबरदस्त काला धुआं उठ रहा है। दावा है कि रूस ने यहां ईरान ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद धमाके की आवाज सुनी गई। रूस ने यहां करीब 5 ईरान ड्रोन दागे।
जिसमें से 2 ड्रोन प्लांट को हिट करने में कामयाब रहे। रूस ने ओडेसा में भी कई बिजली संयंत्रों पर हमला किया, जिसके बाद जबरदस्त आग देखी गई। चेरनीहिव में बिजली आपूर्ति रोक दी गई है, जिसकी वजह से करीब 30,000 लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। इसके अलावा ओडेसा में भी कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 2000 लोग अंधेरे में रह रहे हैं। सुमी में भी बिजली संयंत्र तबाह होने की वजह से 100 से ज्यादा घरों में बिजली नहीं आ रही है। एक तरफ ऑपरेशन ब्लैकआउट के जरिए पुतिन का प्लान यूक्रेन को अंधेरे में डुबोने का है, तो वहीं दूसरी तरफ रिहायशी इलाकों और फ्रंट लाइन पर भी भीषण बमबारी जारी है। सुमी के रिहायशी इलाकों में रूस ने गेरान ड्रोन से हमला किया, जिसके बाद लोग जान बचाकर भागते नजर आए। सुमी में रूसी हमलों की चपेट में आकर कई मकान खंडहर बन गए हैं। 10 लोगों की मौत हो चुकी है। दावा है कि रूस यूक्रेन पर डबल टैप रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके मुताबिक पहले वो रिहायशी इलाकों पर हमले करता है, इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचे बचाव दल पर दोबारा अटैक कर देता है। दावा है कि यहां रूस ने कुछ वक्त पहले ही ड्रोन अटैक किया था, जिसके कुछ देर बाद फायर फाइटर्स की टीम यहां पहुंची, जिस पर रूस ने बमबारी शुरू कर दी। रूसी सेना फ्रंटलाइन पर भी भीषण बमबारी कर रही है। यहां फैब 3000 बम से हमले किए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में रूस ने फ्रंट लाइन पर 3000 किलो के फैब 3000 बम गिराए। पहला वीडियो कोस्तोनिव्का का है, जहां यूक्रेनी असॉल्ट ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर फैब 3000 बम गिराए गए। दूसरा वीडियो ज़ेपोरिजिया का है, जहां यूक्रेनी कमांड पोस्ट को फैब 3000 बम से तबाह कर दिया गया। तीसरा वीडियो खेरसोन का है, जहां करीब 6 फैब 500 बम गिराए गए। दरअसल इन हमलों के जरिए रूस ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन एनर्जी को डिरेल करने की कोशिश में है। हालांकि इसका कोई असर फिलहाल नजर नहीं आता। रूस की तेल सप्लाई को ठप करने के लिए यूक्रेन ने सबटाज हमले भी शुरू कर दिए हैं। ये स्मोलेंस्की का वीडियो है, जहां यूक्रेन ने सबटाज हमला किया। स्मोलेंस्की में एक ट्रक ईंधन लेकर जाती मालगाड़ी से जा टकराया। टक्कर की वजह से ट्रेन पर ईंधन से लदे 18 टैंकर पटरी से उतर गए। करीब 6 टैंकरों में आग लग गई। इधर नोवरोसिस्क में तीसरे दिन भी यूक्रेन के हमले जारी हैं। ये नोवरोसिस्क पोर्ट का वीडियो है, जहां यूक्रेन का नेवल ड्रोन जा टकराया। नोवरोसिस्क पर यूक्रेन 3 दिन से हमले कर रहा है। हमलों की वजह से ऑयल टर्मिनल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ट्रांसनेफ्ट टर्मिनल पूरी तरह से तबाह हो गया। यहां से रोजाना 2 मिलियन बैरल तेल का निर्यात होता था। इस तेल को शैडो फ्लीट के जरिए अलग अलग देशों में भेजा जाता था। नोवरोसिस्क से ऑयल सप्लाई प्रभावित होने का असर क्रीमिया पर भी दिखने लगा है। यहाँ जहाजों के जरिए तेल की सप्लाई रुक गई है। तेल की आपूर्ति बाधित न हो, इसके लिए सड़क के जरिए तेल क्रीमिया तक भेजा जा रहा है। क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले भी लगातार जारी हैं।
बीते एक हफ्ते में यूक्रेन ने यहां 2 ऑयल डिपो तबाह कर दिए हैं। साथ ही कई फ्यूल पंप भी ड्रोन की चपेट में आकर राख हो चुके हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया पर ड्रोन हमले कर 2 AN-26 एयरक्राफ्ट भी तबाह कर दिए। वहीं एक रडार स्टेशन नष्ट हो गया। ज़ेलेंस्की जानते हैं कि सिर्फ तेल और गैस के जरिए ही रूसी राष्ट्रपति को बैकफुट पर लाया जा सकता है, जिसके लिए यूक्रेन ने पूरी ताकत झोंक दी है, जो आने वाले वक्त में रूस यूक्रेन जंग को और भड़काएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस यूक्रेन की जंग में नेटो और यूरोप की बढ़ रही दिलचस्पी ने दुनिया के सामने एक ऐसे युद्ध का संकट खड़ा कर दिया है जिससे कोई भी अछूता नहीं रहेगा। लेकिन क्या महायुद्ध वाकई होने वाला है? सवाल अब तक की स्थिति में ज्यादा गंभीर नहीं लग रहा था, लेकिन अमेरिका में होने वाली एक खुफिया बैठक ने इस सवाल को बेहद गंभीर बना दिया है। यह बैठक है अमेरिकी सैन्य अधिकारियों की, जो बैठक में शामिल होने के लिए दुनिया भर से जुटेंगे। लेकिन क्यों? आइए आपको बताते हैं। दुनिया में जंग के कई मोर्चे खुले हैं और इन सभी मोर्चों पर अमेरिका कहीं प्रत्यक्ष रूप से शामिल है तो कहीं परोक्ष रूप से। यही वजह है कि अमेरिका को लेकर एक संदेह की स्थिति पूरी दुनिया में बनी हुई है। और अब यह संदेह एक आदेश से बहुत ज्यादा गहरा गया है। हेक्सेट का आदेश, कमांडर पहुंचे देश। आपने बिल्कुल सही सुना। ट्रंप को सत्ता में आए 9 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन जिस दावे के साथ वो सत्ता पर काबिज हुए, वो दावा हवाई साबित हो गया। शांति स्थापना की जगह जंग के कई और प्रत्यक्ष मोर्चे खुल गए। ये मोर्चे हैं रूस बनाम नेटो, चीन बनाम अमेरिका, ईरान बनाम अमेरिका और वेनेजुएला बनाम अमेरिका। यानी जंग के जो हालात सिर्फ यूक्रेन तक सीमित थे, उनको ट्रंप की नीतियों से विस्तार मिला। लेकिन इसी रण विस्तार के हालात में अमेरिका के रक्षा मंत्री ने दुनिया में फैले अपने सैन्य अधिकारियों के लिए एक अहम संदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत अगले हफ्ते वर्जीनिया में सभी सैन्य अधिकारियों को जुटना होगा और इस बैठक का कारण असामान्य हालात बताया गया है। इसी आदेश के कारण ही संदेह जन्म लेता है कि जब फ्लैग या जनरल अफसरों की बैठक अमेरिका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लेता है, तो दुनिया भर से उन्हें चर्चा के लिए वर्जीनिया क्यों बुलाया गया है? या अमेरिका सीधे रूस के खिलाफ जंग में उतरने जा रहा है? ये संभावना हालांकि बहुत कम है, क्योंकि अमेरिका साफ कर चुका है कि वो रूस के खिलाफ यूक्रेन की जमीनी लड़ाई में अपने सैनिकों की तैनाती नहीं करेगा। लेकिन ये घोषित नीति है, ट्रंप की योजना नहीं। इसलिए ट्रंप के प्लान पर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या यूक्रेन को नेटो की सदस्यता देने की तैयारी हो गई है? क्या जंग में नेटो सेना को उतारने की तैयारी हो गई है? क्या आर्टिकल 5 के तहत अमेरिका ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है? और क्या अमेरिका ने यूरोप और नेटो को जंग का फेस बनाने की तैयारी कर ली है? यानी अमेरिका नेटो के बैनर तले रूस के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? कारण क्या है? कारण बहुत सीधे हैं कि ट्रंप युद्ध विराम की कोशिश में नाकाम हो गए हैं। अपने खिलाफ बन रहे माहौल से आजिज आ गए हैं। रूस के खिलाफ उठाए गए कदमों के बेअसर होने से निराश हो गए हैं। और ट्रंप अमेरिका में भी अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। इसलिए दुनिया में बनने वाले युद्ध के हालात में अमेरिका की स्थिति क्या होगी, इसका आकलन करने के लिए उन्होंने अपने सभी कमांड के जनरल और एडमिरल्स समेत बड़े अधिकारियों को वर्जीनिया में जुटने के आदेश दिए हैं। हालांकि ये अनुमान है। इसका एक और पक्ष है खुफिया युद्ध, जिसमें विरोधी देशों के अंदर बगावत भड़काई जा सकती है। विरोधी देशों में सत्ता परिवर्तन के लिए प्रायोजित आंदोलन करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा खुफिया हमले भी करवाए जा सकते हैं। यानी मुमकिन है कि रूस के खिलाफ अगर ट्रंप एक्शन लेते हैं तो तख्ता पलट करवाने की भी योजना हो सकती है।
हालांकि इसकी आशंका कम है। इसकी अपेक्षा नेटो और यूरोप को आगे करके युद्ध की आशंका ज्यादा है, जिसका प्रमाण है पोलैंड ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के तहत बेलारूस छोड़ने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बेलारूस और रूस से संबंधित देशों की यात्रा करने से बचने के लिए कहा गया है, जिसका सीधा मतलब है कि तैयारी सिर्फ हमले से बचाव की नहीं है बल्कि युद्ध की है। और अब जेलेंस्की का बयान सामने आया है, जिसमें वो राष्ट्रपति पद से हटने की बात कह रहे हैं। लेकिन जेलेंस्की पर रूस को भरोसा नहीं है, क्योंकि जेलेंस्की एक तरफ ट्रंप से लॉन्ग रेंज हथियार मांग रहे हैं और दूसरी तरफ वो युद्ध विराम पर सहमति का संकेत दे रहे हैं। कहीं ये जेलेंस्की का डबल गेम तो नहीं है? यूक्रेन में तबाही बढ़ती जा रही है। रोज रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। रोज किसी न किसी इलाके पर कब्जा किया जा रहा है। नेटो देशों ने भी हथियारों की सप्लाई कम कर दी है, क्योंकि यूरोपीय देशों को डर है कहीं रूस ने हमला किया तो क्या होगा। इसलिए रूस से मुकाबले के लिए सभी देश तैयारी में जुट गए हैं। ऐसे में जेलेंस्की की घबराहट बढ़ रही है। अब जेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो शांति प्रक्रिया के लिए सत्ता छोड़ सकते हैं। जेलेंस्की का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूरोप में रूस से टकराव बढ़ गया है। ऐसे में यूक्रेन से पहले यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसलिए जेलेंस्की घबरा रहे हैं कि उनका पद पर बने रहना मुश्किल है, क्योंकि रूस कभी भी सरेंडर करा सकता है। दरअसल वोलोदिमीर जेलेंस्की को रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति के तौर पर अवैध मानता है, क्योंकि जेलेंस्की कार्यकाल पूरा होने पर भी पद पर बने हुए हैं। जेलेंस्की का कहना है कि वो युद्ध काल में यूक्रेन की कमान संभाल रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन अभी चुनाव के लिए तैयार नहीं है। हालांकि यह पहली बार है जब जेलेंस्की ने सत्ता से हटने की बात कही है, लेकिन इसमें शर्त जोड़ दी है कि रूस के साथ लंबे वक्त तक शांति समझौता हो तो वो यूक्रेनी संसद से चुनाव कराने के लिए कह सकते हैं। लेकिन जेलेंस्की ने यह नहीं बताया कि वो वक्त कब आएगा। हो सकता है यह जेलेंस्की का नया गेम प्लान हो, क्योंकि जेलेंस्की एक तरफ अमेरिका से लॉन्ग रेंज हथियार मांग रहे हैं, दूसरी तरफ युद्ध विराम होने पर सत्ता छोड़ने के लिए कह रहे हैं। कहीं ये जेलेंस्की का प्रोपेगेंडा तो नहीं जिससे रूस को गुमराह किया जा सके। हालांकि जेलेंस्की के बयान पर रूस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ना ही यूरोपीय देशों की तरफ से कुछ कहा गया है, बल्कि इस बीच यूक्रेन आक्रामक हो रहा है। उन इलाकों में हमले कर रहा है जहां रूस ने कब्जा किया हुआ है। साथ ही काला सागर में बड़ी तैनाती करके क्रीमिया पर कब्जे के लिए बढ़ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं युद्ध विराम का एजेंडा चलाकर ट्रंप को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं जेलेंस्की, और रूस इसे जेलेंस्की का सत्ता छोड़ने का प्लान समझ लें, जबकि क्रेमलिन को समझना होगा सत्ता छोड़ने की बात कहना जेलेंस्की का नया छल भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।